गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज हम बीए पार्ट 1 जो हमारी रेगुलर क्लास से चल रही है उसकी एक और नई पोएम जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ आज। ठीक है, बीए पार्ट फर्स्ट की जो हमारी यूनिट नंबर 3 की शायद 7th पोएम है। कौन सी? 7th पोएम है। ठीक है, बहुत ही फेमस पोएम है। एक एलेजी है। एलेजी का मतलब आप सबको पता है, एक शोक गीत होता है। ठीक है, या किसी की सैडनेस पे लिखा गया कोई गीत है ये। ठीक है, और देखते हैं कि क्या लिखा है इसके अंदर। नाम क्या है सबसे पहले तो? एलेजी रिटन इन कंट्री चर्च यार्ड। एलेजी मतलब एक शोक गीत होता है या किसी की याद में लिखा गया होता है। ठीक है, और रिटन इन कंट्री चर्च यार्ड मतलब जो कि गांव के बाहर जो चर्च यार्ड है, मतलब चर्च का जो आगे का जो बारामदा है उसके अंदर लिखी गई ये एक पोएम है। किसके द्वारा? थॉमस ग्रे के द्वारा। किसके द्वारा? थॉमस ग्रे के द्वारा। इनका जन्म कब हुआ था? 1716 और डेथ कब होती है? 1771। थॉमस ग्रे बहुत ही फेमस राइटर माने जाते हैं इंग्लिश लिटरेचर के। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आगे हमें इस जो पोएम है इसके बारे में और हमें क्या क्या पढ़ने को मिलता है। ये बहुत ही फेमस एलेजी मानी जाती है उस जमाने की जब थॉमस ग्रे नए नए शुरुआती दौर में अपनी एलेजी लिखते थे। और ये जो एलेजी थी ये इनकी काफ़ी कहते हैं, माना जाता है कि बहुत ही ये क्या हो गए थे, इससे प्रसिद्ध भी हो गए थे, मतलब इनका नाम हो गया था इससे। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ पोइट हमारा होता है। ठीक है, हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ पोइट करेंगे, उसके बाद पोएम का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर आउटलाइन देखेंगे। हमारी जो पोएम्स की जो मेन इंपॉर्टेंट आउटलाइन होती है, आपके अंदर से किसी का मैसेज आता है कि सर आप रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करवाइए। अगर मैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे करवाऊंगा तो शायद एक एक क्लास 4-4, 5-5 वीडियो की बनेगी, जिसका कोई मतलब नहीं। वो आप लोगों के पास भी मौजूद है, आप कहीं से भी वो चीज़ें पढ़ सकते हो। मेरा उद्देश्य यही रहता है कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से आपको वहाँ पे आंसर लिखना है, या क्या एक मैटर जो हमारे कहते हैं ना इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट के रूप में जो है वो मैं आपके सामने लेके आता हूँ। और इसी आउटलाइन के माध्यम से मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको वो पूरी पोएम क्या हो जाए, शॉर्ट तरीके से समझ में आ जाए। और हमारे एग्जाम के अंदर हम पूरा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट नहीं लिखते। आप लोगों को भी पता है हम क्या करते हैं, वहाँ पे हमारी जो शॉर्ट थ्योरी होती है, जो हमारे पास जो शॉर्ट नोट होते हैं, आखिरी समय में हम उसी को रिविजन करते हैं और वही चीज़ें वहाँ पे क्या करते हैं, लिख के हम आते हैं। तो इसी हिसाब से मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, आपके इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइट। पोइट का क्या होगा? इंट्रोडक्शन। जो हमारे थॉमस ग्रे, उनका इंट्रोडक्शन। थॉमस ग्रे वॉज बोर्न इन लंदन। जन्म कहाँ होता है? लंदन के अंदर होता है। कब होता है? 1716 में होता है। कब होता है? 1716 के अंदर। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि ही वॉज सेंट टू एटन। एटन एक ऐसी प्लेस है इंग्लैंड के अंदर जहाँ पे इनको भेजा जाता है फॉर एजुकेशन, एंड देंस ही वॉज गोइंग टू कैम्ब्रिज। और उसके बाद वो कहाँ चले जाते हैं? कैम्ब्रिज चले जाते हैं। उन्हें ज़बरदस्ती एटन भेजा जाता है, उन्हें ज़बरदस्ती वहाँ पे लॉ की पढ़ाई करवाने के लिए भेजा जाता है। लेकिन वो क्या करते हैं, उन सारी बातों को, उन पढ़ाई को जिसमें उनका मन नहीं होता, ऐसा भी माना जाता है कि उनको मैथमेटिक वो बहुत ही हेट करते थे, उनको बिल्कुल नहीं पसंद थी। और वो क्या करते हैं कि वहाँ पे कैम्ब्रिज जाने के बाद जो उनकी जो पढ़ाई है, जो लॉ की पढ़ाई है, वो छोड़ देते हैं बीच में ही। और वहाँ पे फिर ये क्या करते हैं, अपनी जो लेखन शैली का जो नया जीवन है वो वहाँ से क्या करते हैं, एज ए पोइट के रूप में ये नई शुरुआत कैम्ब्रिज से करते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि ही वॉज वोकेरियस रीडर। वोकेरियस रीडर थे, मतलब एक तरीके से वह व्यक्ति जो क्या होता है, लाइन टू लाइन पूरी बातें रट लेता है, उसी को हम क्या कहेंगे, वोकेरियस रीडर एंड ए मैन ऑफ ए ग्रेट लर्निंग। और वो एक बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति माने जाते थे। मैन ऑफ ए ग्रेट लर्निंग मतलब बहुत ही अच्छे ज्ञाता थे। इस कहते हैं ना कि अपने साहित्यिक दुनिया के या साहित्य के बहुत अच्छे ये ज्ञाता थे इंग्लिश लिटरेचर के उस जमाने के। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि ही हैड अनविलिंग का मतलब बिना इच्छा के टेकन ए लॉ। जब इनको ज़बरदस्ती एटन भेज दिया जाता है तब इनको ज़बरदस्ती इनके जो परिवार वाले हैं वो क्या लिखते हैं, इनके पास क्या करवाते हैं, लॉ की पढ़ाई करवाने के लिए इनको भेज देते हैं। और ज़बरदस्ती इनका जो सब्जेक्ट होता है वो लॉ ले लेते हैं। लेकिन इनकी बिल्कुल ही यहाँ पे क्या थी, इच्छा नहीं थी।
तो भी वो क्या करते हैं, थोड़े साल तक वहाँ पे पढ़ते हैं, 1-2 साल वहाँ पे पढ़ते हैं, लेकिन बाद में वो क्या करते हैं, तंग आकर उसको छोड़ देते हैं लॉ। बट आफ्टर हिज ट्रेवल टू इटली, और वो फिर कहाँ चले जाते हैं, इटली चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, इटली चले जाते हैं। एंड ही गेव अप लॉ, और वहाँ जाके ये लॉ को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। एंड सेटल एट कैम्ब्रिज, और फिर वहाँ इटली से वो कहाँ चले जाते हैं, कैम्ब्रिज में, जहाँ पर वो माना जाता है कि कोई अच्छी कॉलेज में वो दाखिला लेते हैं और फिर अपना आगे की जो इनकी पढ़ाई होती है वो यहाँ पे जारी रखते हैं। कई पोइट्स से इनकी मुलाकात होती है, जो कहते हैं ना कि जो इनके जो कंटेम्प्रेरी पोइट्स थे, इनके साथ वाले जो वहाँ कॉलेज में मिले थे, उनके साथ मिलके ये क्या करते हैं, साहित्यिक दुनिया में कदम रखते हैं और अपना जीवन साहित्य की दुनिया में बड़ा नाम करते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि इन्होंने अपने जीवन में कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखे थे। ठीक है, कौन से थे, ही रोट ओनली ए फ्यू ऑफ ए पोएम्स, उन्होंने बहुत ही कम पोएम्स लिखी। क्यों कम लिखी, क्योंकि ये ज़्यादातर किस में लिखते थे, प्रोज में लिखते थे, ये ज़्यादातर गद्य में लिखते थे, ये पद्य में बहुत ही लिमिटेड बातें लिखते हैं। तो इसीलिए हम देखते हैं कि इनकी जो इंपॉर्टेंट पोएम थी वो कौन सी थी, विच में मेंशन ओड टू स्प्रिंग। एक तो जो फेमस हुई थी वो क्या थी, ओड टू स्प्रिंग थी। फिर हमारे सामने जो है हम पढ़ रहे हैं एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड है, और एक और पोएम है वो है द प्रोग्रेस ऑफ पोजी, द प्रोग्रेस ऑफ पोजी। ये 3 पोएम इनके जीवन की क्या थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम थी। ठीक है, और फिर हम आखिरी में देखते हैं कि जो ग्रे है उनकी देहांत हो जाता है, वो उनकी डेथ हो जाती है, कब होती है, 1771 के अंदर। और इसी पूरा एक जो कालखंड होता है जो क्या होता है, ग्रे के नाम से जाने जाते हैं, और ये बहुत ही फेमस हो जाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम, इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम देखेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम, सबसे पहले देखेंगे कि ग्रे वॉज इंस्पायर्ड टू राइट दिस एलेजी बाय द सैड एंड अनटाइमली डेमिशंस ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड रिचर्ड वेस्ट। ये ऐसे माना जाता है कि जब इनके जो दोस्त थे रिचर्ड वेस्ट, ठीक है, उनका देहांत हो गया था बिना, वो कहते हैं ना अकाल मृत्यु, ठीक है, बिना समय का इनके दोस्त बीच में इनको छोड़ के चले गए थे। क्या नाम था, रिचर्ड वेस्ट। तो उनकी याद में जब वो बहुत दुखी रहा करते थे, बहुत उनको ऐसे लगता था कि मेरा जो दोस्त था जो गांव में रहता था वो उसकी डेथ कैसे हो गई, कि हम जो कहते हैं ना कि शहर में ज़्यादा सुविधा होती है, मेडिकल सुविधाएं होती हैं, जिससे लोगों की क्या होती है, आज भी हम देखते हैं कि हमारे भारत में जो मृत्यु वो एक इंडेक्स आता है, जो डेथ इंडेक्स आता है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा डेथ कहाँ होती है, गांव में होती है। और गांव में किस लिए होती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होती है, सुविधाएं नहीं मिलती। क्या नहीं मिलती, सुविधाएं नहीं मिलती, जिस कारण से लोग हॉस्पिटल नहीं जाते, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते, डॉक्टर्स होते हैं तो रोड की कमी होती है, मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर क्या है, हमारा जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर होता है वो गांव में क्या होता है, कमज़ोर होता है, और इसी वजह से हम गांव के लोग क्या होते हैं, इसकी हानि हमें उठानी पड़ती है। तो इसी तरह से जो रिचर्ड वेस्ट थे ये गाँव में रहते थे, और वहाँ पर इनकी कहते हैं ना कि बिना इलाज किए ही इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। वहाँ पे हॉस्पिटल नहीं था, जिसको बाद में जब ये हमारे जो थॉमस ग्रे गांव गए तब इनको पता चला कि बिना इलाज मिले इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो ये इस बात से बहुत दुखी थे कि काश ये मेरा दोस्त कहाँ होता, शहर में होता, तो ये मेरे साथ आज होता। ठीक है, तो इसी की दुख में इन्होंने एक क्या लिखी, एलेजी लिखी, और वो एलेजी क्या थी, जो हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, विच क्लोज द चैप्टर्स ऑफ द प्रॉमिसिंग लाइफ। और ये क्या करते हैं, उनकी जो जीवन की जो ये दुख की कहानी है, जो ये दुख की घटना है, इसको क्लोज करते हैं, और वो फिर क्या लिखते हैं, एक एलेजी लिखते हैं और आपके सामने पेश करते हैं। और वो लिखनी कब शुरू करते हैं, 1742 के अंदर। 1742 के अंदर ये क्या करते हैं, अपने दोस्त की जो दुख की जो घटना है, इनके मन में जो एक वो दुख का जो वातावरण चल रहा है, उसको वो क्या करते हैं, एक एलेजी के रूप में लोगों के सामने पेश करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये क्या करते हैं, जो शहर के लोग हैं उनके ऊपर भड़ास भी निकालते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे, आउटलाइन ऑफ द पोएम्स। आउटलाइन ऑफ पोएम, हम पोएम की क्या देखेंगे, आउटलाइन देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि द पोएम फोकस ऑन द
ऑर्डिनरी विलेज पीपल। स्पेशली माना जाता है कि ये जो पूरी पोएम है थॉमस ग्रे की, ये स्पेशली ऑर्डिनरी फोकस करेगी किसके ऊपर, जो गांव के लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, उनकी जो सामाजिक जीवन है, जो आर्थिक जीवन है, जो राजनीतिक जीवन है, उन सारी बातों पे ये कहीं ना कहीं ये जो हमारी पूरी पोएम है वो क्या करेगी, घूमेगी। और हम इसी की घटनाओं को क्या करेंगे इस पोएम के अंदर, इस एलेजी के थ्रू हम देखेंगे। वहाँ पे देखा, माना जाता है कि थॉमस ग्रे जब गांव गए तब उनको लगता है कि हु लाई बरीड इन द कंट्री चर्च यार्ड, और वो पूछते हैं कि जो ये कंट्री का चर्च है, जो ये हमारे गांव का चर्च है, इसकी जो यार्ड है बाहर, इस यार्ड में कौन दफन है, किसकी ग्रेव्स, इतनी सारी जो ग्रेव्स हैं, जो जैसे माना जाता है कि बहुत सारे छोटे छोटे टीले हैं, जैसे ऐसे लग रहा है, और सुनसान पड़ा है। वहाँ पे जब ग्रे जाते हैं अपने दोस्त की जो कब्र है उस पे जाते हैं और देखते हैं कि सारे लोग एकदम चुपचाप सो रहे हैं, कोई इनको नहीं हिला रहा है या कोई इनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। जो बच्चे हैं जिनकी माएँ मर गई हैं कहीं, वो बच्चे ना जाके उनको क्या कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, या ना वो बच्चे कभी जाके उनको परेशान करेंगे उन माओं को, या ना वो माँ कभी उन बच्चों को क्या करेगी, गोद में उठाएगी या उन्हें प्रेम करेगी। तो इसी तरह से एक पूरा जो वातावरण कहते हैं वहाँ पे क्रिएट हो रहा है, जो थॉमस ग्रे क्या करें, मन ही मन उनके मन में एक वो जो बवंडर चल रहा है, ठीक है। एंड हुज हम्बल ग्रेव्स आर कंट्रास्टेड विद द टॉम्स, और जिसकी बहुत सारी कहते हैं ना ग्रेव्स, वहाँ पे टॉम पे क्या हो रही है, कंस्ट्रक्टेड हो रही है, मतलब वहाँ पे बहुत सारे जो ग्रेव्स हैं, बहुत सारे क्या हैं, ग्रेव्स है, जो कब्र हैं, वो वहाँ पे जिनके कब्र के ऊपर ऐसे बहुत सारे टॉम्ब है, ठीक है, जो लिखे हुए हैं, और वहाँ पे नॉर्मल सी बातें लिखी गई है कि भाई इसका नाम क्या है, कब मरा, बस इससे अलावा उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे कुछ नहीं लिखा, ना उनके ऊपर कोई स्पेशल लाइन लिखी है, बस वो ग्रामीण लोग ऐसे के ऐसे उनको मतलब जो गड्ढा खोद के उनको कब्र में गाड़ दिया गया है, ठीक है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से एक विलेज पीपल की जो वैल्यू होती है, जो इस दुनिया के अंदर जो वैल्यू होती है जो ग्रामीण की, वो यहाँ पे हमें थॉमस ग्रे के द्वारा इस पोएम के अंदर देखने को मिलेगी। फिर देखते हैं कि इन द कैथेड्रल एंड द लाइव्स ऑफ दोस हु वॉन द फेम एंड हॉनर, और ये कहते हैं कि इन द कैथेड्रल जो लिव्स हैं, जो लाइव्स हैं, जो पीपल हैं, जो वर्क करते हैं, जो बहुत सारे मेहनत करते हैं, उन्हें हमें स्पेशली क्या करना चाहिए, फेम देना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जो ये ग्रामीण लोग हैं, इन्हीं की खेती के द्वारा, इन्हीं यही लोग हैं जो हम शहर वालों का क्या करते हैं, पालन पोषण करते हैं। हम शहर वाले क्या करते हैं, जो लोग ये खेती करते हैं, जो ग्रामीण खेती करता है, वही अनाज हमारे शहर में आता है और हम उसी से क्या करते हैं, खाना खाते हैं। और स्पेशली यही लोग वो हैं जो मेहनत करके हमारी क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसीलिए कहते हैं कि हमें स्पेशली क्या करना चाहिए, हमारी जो ह्यूमैनिटी है, इसलिए हमें इनकी मदद करनी चाहिए, हमें इनकी स्पेशली हम शहर वालों को क्या करनी चाहिए, इन ग्रामीणों की मदद करनी चाहिए। ये नहीं कि आप क्या करो, सिर्फ अपना मतलब निकालो, ठीक है। फिर देखते हैं कि किस तरह से जो पोइट है वो स्टिल वहाँ पे खड़ा है, स्टैंडिंग इन चर्च यार्ड। वो कहाँ पे खड़ा है, उस चर्च की यार्ड में, जो बाहर जो यार्ड है वहाँ पे खड़ा है। ही थिंकिंग, और वो वहाँ पे सोच रहा है कि किस तरह से लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे हैं, लोग किस तरह से एक दूसरे की, उनके अंदर जो ह्यूमैनिटी होती है वो बदल चुकी है। ये सब अमीर जो गरीब, एक बीच में एक दूरियां आ गई है, लेकिन आखिर जब यहाँ पे जब सोएंगे तो यहाँ पे सब लोग क्या हैं, समान है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि ये गरीब की कब्र है या अमीर की कब्र है, वहाँ पे सारे लोग समान हैं। लेकिन क्यों, जब ये लोग लिव होते हैं, जब ये लोग जिंदा होते हैं, तो इनके बीच में इतने फैसले आ जाते हैं। तो ये भी सारी बातें हमें इस एलेजी के थ्रू मिलेगी। जब ये इतनी सारी बातें वहाँ पे जब थॉमस ग्रे सोच रहे हैं, तो उसी समय ये लगता है कि जैसे एक कर्फ्यू सा लग गया उस चर्च यार्ड में, ना कोई लोग हिल रहा है, ना कोई आवाज़ आ रही है, कुछ नहीं आ रही। और वहाँ पे मानो ऐसा लगता है जैसे कर्फ्यू के बाद जब शांति होती है ना, उस तरह से वहाँ पे थॉमस ग्रे को फील हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि अबाउट द पुअर पीपल्स हु आर बरीड इन द ग्रेव्स, और वो सोच रहे हैं कि ये जो गरीब लोग हैं, जो गांव के जो ग्रामीण हैं, वो किस तरह से इस ग्रेव्स के अंदर सो रहे हैं, आउटसाइड द चर्च। फिर हम देखते हैं कि द पोइट वांट्स द रिच, पोइट क्या करता है लास्ट में, उन लोगों को, उन अमीर लोगों को, उन शहर वाले लोगों को क्या करता है, वार्न करता है। क्या करता है, वार्न करना, चेतावनी देता है कि द रिच एंड द
एम्बिशियस पीपल ऑफ द सिटी, जो रिच और जो घमंडी लोग हैं, जो महत्वाकांक्षी लोग हैं जो शहर के, टू रिकॉग्नाइज देयर यूजफुल सर्विस टू ह्यूमैनिटी, और वो कहते हैं कि तुम अपने कुछ कर्म, तुम अपने कुछ कर्तव्य होते हैं आप लोगों के एक मानव के लिए, जो हमारे जो हमारे ग्रामीण हैं, जो हमारा क्या करते हैं, पेट पाल रहे हैं, जो हमारे हम जिसका अनाज खा रहे हैं, जो ये मेहनत करते हैं ये लोग, इनके लिए भी हमारी कुछ क्या होती है, यूजफुल सर्विस, जो हमारी कुछ क्या होती है, हमारी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन लोगों के लिए, कि हमें एक मानवता के नाते हमें इन लोगों की क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, और हमारी इनकी जो भी प्राथमिक सेवाएं वो हमें क्या करना चाहिए, स्पेशली इनको अवेलेबल करवाना चाहिए। तो इसी तरह से ये जो पूरा एक एलएजी है, ये एक ऐसा माना जाता है कि एक ग्रामीण का जो दुख है वो कहीं ना कहीं इनके जो दोस्त थे, जो थॉमस ग्रे के, उनसे जुड़ा है, क्योंकि उनको सर्विस नहीं मिलती है टाइम पे, वरना वो आज इनके सामने होते हैं। तो इसी तरह से कई ऐसे बेचारे जो ग्रामीण होते हैं, आज भी हम देखते हैं अपने जीवन के अंदर कि गाँव में सुविधा न होने के कारण क्या होता है, लोगों की ऐसे ही मृत्यु हो जाती है, और फिर एक छोटे छोटे से जैसे बुखार है उससे लोगों की मृत्यु हो जाती है आज भी ग्रामीण जीवन में। लेकिन आज हमारा देश कहीं बहुत आगे बढ़ गया है, हमारे पास बहुत सारी सर्विस है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, तो भी हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं ग्रामीण लोगों की जो सेवाएं होती है, या ग्रामीण लोगों की जो कहते हैं ना कि जो प्राइमरी नीड्स हैं, उसमें हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हमारी आज भी कमी देखने को मिलती है, और हम आशा करते हैं कि ये जो कमी है ये जल्द से जल्द क्या हो जाए, दूर हो जाए। ठीक है, तो इसी तरह से हम देखेंगे आगे कि ये जो ऐसे है, ये जो पूरे पोएम है, द पोएम वॉज एक्सीलेंट, बहुत ही खूबसूरत पोएम है थॉमस ग्रे की, वॉज वेरी वेल रिसीव्ड, और इसकी जो जब लोगों के बीच में गई तो ये बहुत ही लोगों ने इसको क्या किया, अप्रिशिएट किया, बहुत ही लोगों को पसंद आई। काफ़ी लोग ग्रामीण जीवन में उस समय फिर ध्यान देने लगे, और उनकी जो भी प्राइमरी नीड्स थी वो उन लोगों ने थॉमस ग्रे के कहने पे मदद की, एंड इट हैज़ रिटेन इट्स पॉपुलरिटी, और ये बहुत ही पॉपुलर हो गई एवर सिंस, और आज भी ये माना जाता है कि बहुत पॉपुलर पोएम है हमारे इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। जब एलिजी का नाम आता है तो सबसे पहले हमारा किसका आता है, थॉमस ग्रे का नाम आता है, एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। और इसी तरह से ये जो एक आपकी पोएम है जो एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, ये पूरी होती है, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें मैंने की है वो एक इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके बहुत काम आएंगी। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, डिस्क्राइब द पोएम एलिजी। आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है एलिजी को, रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड बाय थॉमस ग्रे। ग्रे के द्वारा लिखी गई जो भी आपकी ये पोएम है इसको आपको डिस्क्राइब करना है, और किस तरह से आप एक डायमेंशन बिठाते हैं, क्या करते हैं, डायमेंशन की वर्तमान में और पुराने जब समय था तो क्या खासकर आज कुछ चेंज हुआ या नहीं हुआ। लेकिन देखते हैं कि आज भी ग्रामीण जीवन में कई ऐसी बातें हैं, जब हमें देखते हैं कि कई कई गाँव में आज भी लाइटें नहीं हैं, हॉस्पिटल्स नहीं हैं, तो ठीक है, वो सारी बातें आप यहाँ पे मिक्स करके लिख सकते हैं, और आशा करता हूँ कि ये आपको ये पोएम समझ में आई होगी। और इसी तरह से हम अगले वीडियो में एक नई पोएम लेके मैं आपके सामने उपलब्ध रहूँगा। ठीक है, थैंक यू।